आज हम जिस मास्टरपीस की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ध्रुवंगल पथिनारू और ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी। बहुत ही कम ऐसी मूवीज़ होती हैं जिसे दर्शकों के साथ साथ आईएमडीबी भी अच्छी रेटिंग देता है। जैसे कि इस मूवी को 96% गूगल यूज़र्स ने लाइक किया है और आईएमडीबी ने भी इस मूवी को 8.4 की रेटिंग दी है। और अगर आप इस एक्सप्लेनेशन का मज़ा लेना चाहते हैं तो हर एक लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी बोली गई ज़्यादातर लाइंस का आगे होने वाली घटनाओं के साथ कोई ना कोई लिंक जरूर होगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सस्पेंस से भरी ये माइंड ब्लोइंग स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी एक कार से उतरकर उस घर में एंटर करता है और उस लड़के को मार देता है और लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है। और यही सीन कट होता है और कहानी जाती है फ्लैश फॉरवर्ड में सीधा 5 साल बाद। यहाँ रहमान नाम का एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। फ़ोन करने वाला उसका कोई जानकार है जो कि अपने बेटे को विदेश भेजना चाहता है, लेकिन उसका बेटा गुरु एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। क्योंकि रहमान एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसके बेटे को पुलिस की जॉब में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में रहमान उसे बताए, ताकि वो किसी तरह से विदेश जाने के लिए कन्विंस हो सके। हालांकि रहमान ने उसके बेटे को कभी नहीं देखा, लेकिन रहमान कहता है उसे भेज दो, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा। कुछ देर बाद ही वो लड़का वहां आता है। गुरु ऑब्जर्व करता है कि रहमान के पैर पर कोई चोट लगी है, जिस वजह से वो एक बैसाखी के सहारे चलते हैं। चाय के साथ उनकी कन्वर्सेशन शुरू होती है और गुरु रहमान से पूछता है कि आपके पैर का ये हाल कैसे हुआ। रहमान इस पर कहता है कि ये मेरे लास्ट केस का गिफ्ट है। गुरु कहता है कि एक्चुअली मैं उसी केस की डिटेल्स जानने के लिए आपके पास आया हूँ। इनकी बातों से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये केस उसी इंसिडेंट से रिलेटेड है जो सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। गुरु कहता है मैं उसी केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर रहमान सोचता है कि ये सिर्फ मज़े लेने के लिए यहाँ आया है और रहमान कहता है कि तुम्हें इस केस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले तुम बताओ। और गुरु को जो भी इन्फॉर्मेशन है गुरु उस बारे में बताने लगता है। मूवी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां 3 लड़के एक गाड़ी में कहीं जा रहे थे और ये सीन भी उसी समय के आसपास का है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। रात का समय होता है और जोरों से बारिश हो रही थी। तभी उनकी गाड़ी से एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो बाहर निकलकर देखते हैं तो वो इंसान मर चुका था और घबराहट में वो तीनों उसकी बॉडी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेते हैं। रास्ते में ही उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है, जो पहले उनसे लाइसेंस दिखाने को कहता है और फिर उनकी गाड़ी की तलाशी लेने को कहता है, लेकिन वो तीनों उसे पीटकर वहां से निकल जाते हैं और ड्राइविंग कर रहा लड़का अपने घर पर गाड़ी रोकता है। वही लड़का उन दोनों को समझाता है कि कल सुबह हम इस बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। हो सकता है हम पर एक ट्रैफिक पुलिस को पीटने का आरोप भी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 महीने की सज़ा होगी, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस वाला लाश को देख लेता तो ज़िंदगी भर हमें चक्की पीसनी पड़ती। और इसके बाद वो तीनों वहीं सो जाते हैं। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है और रहमान गुरु से पूछता है कि इस एक्सीडेंट के बारे में मैंने किसी भी फाइल में मेंशन नहीं किया, फिर तुम्हें ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली।
गुरु कहता है कि इसे ही फील्ड वर्क कहते हैं। इसके बाद गुरु कहता है कि मुझे इतना ही पता है, आगे आप बताइए। तो रहमान बताना शुरू करता है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां सुबह सुबह रहमान पुलिस स्टेशन में एंटर करता है और एक कांस्टेबल उसे बताता है कि कल रात हमारे इलाके में एक कृष्णा नाम के लड़के ने सुसाइड किया है। रहमान पूछता है कि ये खबर तुम्हें किसने दी? तो कांस्टेबल एक लड़के को अंदर लेकर आता है। वो लड़का रहमान को बताता है कि मैं न्यूज़पेपर बांटने का काम करता हूँ और सुबह 5:30 बजे मैंने एक गाड़ी के पास एक लाश देखी जिसे एक गोली भी लगी थी और लाश के हाथ में एक गन भी थी। उसके बाद रहमान उस न्यूज़पेपर बांटने वाले को वहाँ से जाने के लिए कहता है। कांस्टेबल रहमान से कहता है कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और इसके बाद रहमान उसी कांस्टेबल के साथ सुसाइड वाली जगह पहुंचता है। कांस्टेबल बताता है कि बॉडी तो हमें मिल गई थी, लेकिन जिस कार के बारे में वो न्यूज़पेपर वाला बता रहा था, ऐसी कोई कार हमें यहाँ नहीं मिली। सुसाइड स्पॉट पर ही रहमान को एक और कांस्टेबल मिलता है। इसका नाम है गौतम और गौतम रहमान को उन्हीं 3 लड़कों के बारे में बताता है। गौतम कहता है कि मुझे उन 3 लड़कों पर पूरा शक है, क्योंकि वो शराब पीकर सारी रात गाड़ी चलाते रहते हैं। रहमान बताता है कि बारिश की वजह से गन पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और ऐसे ही हम किसी को भी कातिल नहीं समझ सकते। गौतम इस पर कहता है कि हमें एक बार उनसे पूछताछ जरूर करनी चाहिए और रहमान को इसके लिए कन्विंस कर लेता है। इसके बाद तीनों उसी घर में पहुंचते हैं और उन तीनों से पूछताछ शुरू करते हैं। अब उन तीनों को ये डर होता है कि कहीं रहमान गाड़ी की तलाशी ना ले ले। गौतम पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे उन पर शक किया जा सके। लेकिन जाते वक्त रहमान की नज़र गाड़ी पर पड़ती है और गाड़ी की तलाशी लेने पर भी उसे उसमें कुछ नहीं मिलता। ये देखकर वो तीनों लड़के भी हैरान रह जाते हैं कि लाश आखिर गई तो गई कहाँ, क्योंकि उन तीनों में से किसी ने भी अभी तक लाश को उस डिग्गी में से नहीं निकाला था। तभी रहमान को एक कॉल आता है और वो उन दोनों कांस्टेबल के साथ एक एड्रेस के लिए रवाना होता है। वहाँ जाने पर पता लगता है कि श्रुति नाम की एक लड़की कल रात से मिसिंग है और ये वही घर है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और श्रुति भी वही लड़की है जिसे मास्क वाले आदमी ने गन पॉइंट पर रखा था। उस घर में खून के कुछ छींटे भी मिलते हैं और वहाँ रहमान को वैष्णवी नाम की एक लड़की मिलती है जो बताती है कि मैं श्रुति की फ्रेंड हूँ और वीकेंड्स पर अक्सर मैं श्रुति के घर आ जाती हूँ और घर की डुप्लीकेट्स चाबियाँ भी मेरे पास हैं। और आज सुबह मैं 6:45 पर घर पर पहुंची थी। घर का दरवाज़ा खुला था और श्रुति भी यहाँ नहीं थी। और रहमान जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता लगता है कि श्रुति ने कुछ दिन पहले ही मनोज नाम के लड़के के खिलाफ एक FIR लिखवाई थी जो उसे अक्सर तंग करता था। रहमान तुरंत मनोज के एड्रेस पर पहुंचता है और हम देखते हैं कि ये वही एड्रेस होता है जहां वो तीनों अमीर लड़के रहते हैं और जिसमें से एक का नाम मनोज है। जब रहमान वहां पहुंचता है तो उसे वहां 3 लड़कों के साथ साथ वो न्यूज़पेपर बॉय भी मिलता है। अब यहाँ हमें समझ आ जाता है कि श्रुति का किडनैप, सुसाइड वाला केस और इन तीनों लड़कों से होने वाला एक्सीडेंट उसी बारिश वाली रात को हुआ था और इन सभी घटनाओं का आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर है। यहाँ मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कोई कोरियर वाला रहमान को कोरियर देने आया है और गुरु रहमान को आगे की कहानी सुनाने को कहता है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रहमान उन तीनों लड़कों से पुलिस स्टेशन में पूछताछ स्टार्ट करता है। मनोज बताता है कि 10 दिन पहले ही श्रुति ने हमारी गाड़ी में अपनी स्कूटी से टक्कर मारी थी
और उसी दिन हमने उसे पहली बार देखा था। सॉरी कहकर वो वहां से चली गई। इसके बाद रहमान उन तीनों को वहीं छोड़कर पहले पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में जाता है, जहां उसे पता लगता है कि कृष्णा की बॉडी में से जो गोली मिली है, ऐसी गोलियां पुलिस वाले ही यूज करते हैं। और इसके बाद रहमान फिर से श्रुति के घर जाता है, जहां उसे पता लगता है कि श्रुति का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, जबकि दीवार पर मिलने वाले खून का सैंपल बी पॉजिटिव है, यानी कि ये श्रुति का खून नहीं है। यहाँ गौतम बताता है कि पूछताछ करने पर मुझे पता लगा है कि श्रुति अकेले ही यहाँ रहती थी और अपार्टमेंट में रहने वाले एक अंकल ने उसे एक बार एक लड़के के साथ देखा था, जिसे श्रुति ने अपना मंगेतर बताया था। रहमान को तभी कुछ याद आता है और वो अपनी जेब में से कृष्णा का लाइसेंस निकालता है और उसका ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव था। क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह के सिक्योरिटी कैमरास नहीं होते, तो कंफर्म करने के लिए कांस्टेबल उसी अंकल के पास जाता है जिसने श्रुति के बॉयफ्रेंड को देखा था। वो अंकल कहते हैं कि मुझे ये वही लग रहा है। रहमान को वहाँ से निकलते हुए कॉलेज के कुछ बच्चे एक कैमरे के साथ मिलते हैं, जो बताते हैं कि पिछले 6 महीने से हम एक शॉर्ट फिल्म पर काम कर रहे हैं और कल ही कॉलेज में हमारा एक कंपटीशन होने वाला है। रहमान उनसे कैमरा छीन लेता है और कहता है कि तुम इसे पुलिस स्टेशन से ले जा सकते हो। इसके बाद रहमान पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां कृष्णा के पिता अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेन लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आए थे। उसके पिता रहमान से कहते हैं कि कृष्णा मेरा इकलौता बेटा है, अक्सर रात को 9 बजे से पहले ही वो घर आ जाता है, लेकिन कल रात वो घर नहीं पहुंचा। इस पर रहमान कहता है कि आपके बेटे को किसी ने आज सुबह गोली मार दी और वो मर चुका है। उनको ये बताते हुए रहमान भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। और जब रात को रहमान घर पहुंचता है, तो वो कॉलेज के लड़के अपना कैमरा लेने के लिए रहमान के घर पहुंच जाते हैं। तो ये प्रूव करने के लिए कि हम लोग एक शॉर्ट फिल्म ही बना रहे थे, वो रहमान को कुछ वीडियोस दिखाते हैं, जिसमें रहमान को एक वाइट कार दिखाई देती है और रात को 10:15 बजे वैष्णवी भी ऑटो से उतरकर श्रुति के घर में एंटर करते हुए दिखाई देती है। रहमान तुरंत गाड़ी के नंबर से मालिक का पता लगाने को कहता है और गौतम को कॉल करके कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है और वैष्णवी के पास हमें जल्द से जल्द जाना होगा, क्योंकि उसने हमसे झूठ बोला था कि वो सुबह श्रुति के अपार्टमेंट में आई थी। अब रहमान और गौतम श्रुति के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता लगता है कि वैष्णवी सैर करने के लिए बाहर गई है। रहमान जब उसे कॉल करता है तो रहमान की आवाज़ सुनकर ही वो फ़ोन काट देती है। इसके बाद रहमान गौतम के साथ गाड़ी में तेजी से बस स्टैंड की तरफ निकलता है, लेकिन उसे वहां पर भी वैष्णवी नहीं मिलती। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उसे मनोज मिलता है। वो बताता है कि मेरा अपने दोस्त फेविन से झगड़ा हुआ है और मैं आपको उस रात के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मनोज बताता है कि कल रात फेविन से एक एक्सीडेंट हो गया था और फेविन के कहने पर ही हमने लाश को गाड़ी की डिक्की में रखा था। ये सब कुछ उस न्यूज़पेपर बांटने वाले ने देख लिया था और इसी को लेकर वो हम सबको ब्लैकमेल कर रहा था। और जब सुबह आपने हमारी कार की तलाशी ली थी तो हमें लगा कि उसी न्यूज़पेपर वाले ने लाश को यहाँ से गायब किया है, इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता था। रहमान मनोज को कहता है कोई बात नहीं, मैं सब देख लूँगा, तुम घर जाओ। अब रहमान का दिमाग घूमने लगता है। उसे समझ आता है कि इन सब इंसिडेंट्स का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स एक ही इलाके में हुए थे। रहमान गौतम से कहता है कि इन सब घटनाओं को क्रॉनिकल ऑर्डर में जोड़कर देखो। गौतम बोलना शुरू करता है
कि सबसे पहले रात को 10:15 बजे वैष्णवी अपने अपार्टमेंट में आई थी। फिर सुबह 5:30 बजे कार से किसी का एक्सीडेंट हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कृष्णा का कत्ल भी उसी समय हुआ था। रहमान को शक होता है कि न्यूज़पेपर वाले ने कातिल को भी जरूर देखा होगा और वो दोनों उसके घर पहुंचकर उससे पूछना शुरू करते हैं और न्यूज़पेपर बॉय बताता है कि मैं उन लड़कों को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैंने वो लाश उस डिग्गी में से नहीं निकाली और किसी भी व्यक्ति को मैंने सुबह उस रोड पर नहीं देखा। उसके घर से निकलकर वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं क्योंकि अभी तक उस वाइट कार के मालिक का कुछ भी पता नहीं लगा था। वो दोनों पुलिस स्टेशन में ही इंतजार करने लगते हैं और आपस में केस के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। यहाँ रहमान गौतम को अपनी एक थ्योरी बताता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि कृष्णा के अलावा उस अपार्टमेंट में श्रुति का बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। जब कृष्णा और श्रुति अपने रूम में आए थे तभी उस वाइट कलर की गाड़ी में से एक एनोनिमस किलर वहां पहुंचा जिसने श्रुति के मंगेतर पर हमला किया और ये सब देखकर श्रुति का बॉयफ्रेंड भी बाहर निकल गया, लेकिन किलर ने श्रुति को गन पॉइंट पर ले लिया। तभी वैष्णवी ने भी उस रूम में एंट्री ली होगी। किलर ने उसे धमकाया होगा कि अगर तुमने ये सब किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा, और फिर किलर श्रुति के साथ साथ उसके मंगेतर और बॉयफ्रेंड को अपने साथ उसी गाड़ी में लेकर निकल गया। रास्ते में कृष्णा यानी कि श्रुति के मंगेतर ने भागने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने उस पर गोली चला दी। मौका देखकर श्रुति का बॉयफ्रेंड वहां से भाग निकला। इसके बाद कातिल ने श्रुति को बेहोश किया और गन कृष्णा के हाथ में पकड़ा दी ताकि ये सुसाइड लगे, और भागते हुए ही श्रुति का बॉयफ्रेंड उन लड़कों की गाड़ी से टकराया होगा। और ये सब कुछ न्यूज़पेपर वाले के साथ साथ उस कातिल ने भी देखा होगा। इसके बाद न्यूज़पेपर वाले के निकलने के बाद किलर ने उसी वाइट कार से उन तीनों लड़कों की गाड़ी का पीछा किया होगा और वो लाश भी उसी किलर ने गायब की है। रहमान कहता है कि श्रुति के साथ साथ उसके मंगेतर की लाश भी उसी वाइट कलर की कार में होगी। तभी पुलिस स्टेशन में किसी व्यक्ति का कॉल आता है। वो बताता है कि बाईपास पर एक व्यक्ति अपनी कार में से कुछ निकाल कर पानी में फेंक रहा है। रहमान के पूछने पर व्यक्ति बताता है कि ये वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर है। उन्हें समझ में आ जाता है कि ये वही गाड़ी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और बड़ी तेजी से गौतम और रहमान उस जगह पहुंचते हैं। जब वो व्यक्ति पुलिस की गाड़ी देखता है तो वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, और गौतम भी बड़ी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। और तभी सामने से आने वाले एक ट्रक से उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है, जिसमें रहमान की टांग में एक गहरी चोट लगती है और गौतम का भी पूरा फेस खराब हो जाता है। यहाँ सीन कट होता है और कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, और ये सब बातें सुनाते हुए रहमान की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो कुरियर का पैकेट अंदर ले जाते हुए गुरु से कहता है कि मैं बस 1 मिनट में आया। जब रहमान अंदर आता है तो उसे उसी व्यक्ति का फ़ोन आता है जो अपने बेटे की उससे बात करवाना चाहता था। वो बताता है कि मेरा बेटा आज आपके घर नहीं आ सकता, उसे कुछ काम आ गया है। और ये सुनकर रहमान शॉक रह जाता है। रहमान सोचता है कि फिर ये कौन है, और रहमान एक गन अपनी जैकेट में छुपाकर फिर से बाहर जाता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम। तब वो लड़का अपने बैग से एक गन निकालता है और रहमान को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो बताता है कि मैं क्रिश का भाई हूँ और मुझे पता है कि तुमने कातिल का पता लगा लिया होगा, लेकिन अभी तक कातिल पकड़ा क्यों नहीं गया। वो कहता है कि मुझे सिर्फ कातिल के बारे में जानना है, और फिर रहमान उसे आगे की कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि कुछ दिन बाद वैष्णवी मेरे पास आई थी
उसने बताया कि उस रात मैं 10:15 बजे ही अपार्टमेंट में पहुंची थी, लेकिन श्रुति उस समय मार्केट गई थी और मैं घर पर अकेली थी। तभी कुछ देर बाद कृष्णा और उसका दोस्त श्रुति से मिलने उसके अपार्टमेंट में आए थे और जब श्रुति वहां आई तो मुझे पता लगा कि श्रुति ने कृष्णा के प्रपोज करने पर कुछ लोगों के सामने उसे मना किया था और इसी बात का बदला लेने उस रात वो वहां आया था। उसने श्रुति के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, लेकिन तभी श्रुति का मंगेतर राजीव वहां आ गया। कृष्णा ने उसके सर पर जोर से गन मारी और उसे वहीं बेहोश कर दिया। मैंने भी टेबल पर रखे चाकू से कृष्णा पर हमला किया तो खून के कुछ छींटे दीवार पर जा गिरे, लेकिन उसके दोस्त ने मुझे भी गन पॉइंट पर ले लिया और इसके बाद कृष्णा ने श्रुति का रेप किया और उसके दोस्त ने उन दोनों की वीडियो भी रिकॉर्ड की ताकि वो श्रुति और मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए ब्लैकमेल कर सकें। और इसके बाद वो दोनों श्रुति को गाड़ी में लेकर वहां से चले गए ताकि कृष्णा का दोस्त भी उसका रेप कर सके। और जब कृष्णा बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था तभी राजीव वहां पर गया और उसने कृष्णा पर गोली चला दी और वो वहीं मर गया। गोली की आवाज सुनकर कृष्णा का दोस्त बाहर निकला और ये सब देखकर वहां से भागने लगा। राजीव ने गन कृष्णा के हाथ में रख दी और उसके दोस्त का पीछा करने लगा। इसके बाद वहां न्यूज़पेपर वाला आया और उसने कृष्णा की लाश देखकर समझा कि उसने सुसाइड किया है और उसी वक्त भागते हुए कृष्णा का दोस्त उन लड़कों की गाड़ी से टकराया और ये सब राजीव भी छुपकर देख रहा था। और न्यूज़पेपर वाले के वहां से जाने के बाद राजीव गाड़ी लेकर वहां से उन लड़कों का पीछा करते हुए उनके घर पहुंचा और कृष्णा की लाश को अपने साथ उस गाड़ी में ही ले गया। कहानी प्रेजेंट में आती है और रहमान सामने बैठे लड़के से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि कृष्णा के पिता जब पुलिस स्टेशन आए थे तब उन्होंने बताया था कि उनका सिर्फ एक ही बेटा था। अब यहाँ ये राज खुलता है कि सामने बैठा लड़का और कोई नहीं बल्कि गौतम ही है, जिसका चेहरा उसी एक्सीडेंट में बुरे तरीके से जल गया था जब वो रहमान के साथ कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर रहमान बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। अब गौतम कहता है कि मैंने भी उस केस को सॉल्व करने में अपनी जान दांव पर लगाई थी और उसी वजह से मेरा चेहरा भी मुझसे छिन गया, लेकिन मुझे एक बात पिछले 5 सालों से खाए जा रही थी कि तुमने अभी तक ये सच्चाई पुलिस को क्यों नहीं बताई। गौतम कहता है कि 10 दिन पहले भी मैं आपसे यहाँ मिलने के लिए आया था और उस दिन गेट पर मैंने आपको उसी आदमी से मिलते हुए देखा जो उस दिन गाड़ी लेकर भागा था। गौतम पूछता है कि तुमने उस कातिल को अभी तक सजा क्यों नहीं दिलवाई और वो तुमसे मिलने के लिए क्यों आया था। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए मैं इस गन के साथ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। रहमान एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि जिसे तुमने मेरे साथ देखा वही राजीव है और राजीव मेरा बेटा है। श्रुति आज राजीव के साथ अपनी जिंदगी में काफ़ी खुश है। और ये सुनते ही गौतम उसके सीने पर गोली चला देता है और रहमान वहीं मर जाता है। तो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर इसके एंडिंग एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमें समझ में आता है कि रहमान की गलती थी और उसने अपने बेटे को देखते हुए पुलिस से सच्चाई छुपाई थी। और अगर आपको याद हो कि कृष्णा की बॉडी में से जो गोली मिली थी, रहमान को पता लग गया था कि ये गोली किसी पुलिस वाले की है और वो गोली किसी और की नहीं बल्कि रहमान की ही बंदूक की थी जो कि उसके बेटे ने कृष्णा पर चलाई थी। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टोरीज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी बजा दें और सभी स्टोरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और गुड नाइट।